लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट, यहाँ से स्टार्ट करना है हम लोगों को. So heat energy is absorbed by a solid during melting and equal amount of heat energy is liberated by the liquid during freezing. So basically क्या है कि जब हम लोग मेल्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वी सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड. तो वो जो ऑब्जेक्ट जो मेल्ट होगा इट विल एब्जॉर्ब दैट एनर्जी, हीट एनर्जी. और जब फ्रीजिंग करते हैं तो उसको बेसिकली हम लोग को कूल डाउन करना है, टेम्परेचर को लेस करना है. तो दैट मीन्स वो क्या करेगा, टेम्परेचर वो इट विल रिलीज हीट एनर्जी, सो इट विल लिबरेट द हीट एनर्जी विच इज देयर. So heat energy is liberated by liquid during freezing and heat energy is absorbed by solid during melting. So these are the two facts without showing any change in temperature. So whatever phase change happens, that during that phase change there is no change in temperature which happens, है ना. जो भी हम लोग हीट एनर्जी बाहर से सप्लाई करते हैं, एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं वो बस फेस को चेंज करने में यूज होता है, उसके टेम्परेचर को चेंज करने में यूज नहीं होता. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. लेट्स से अगर हम लोग आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर 0 डिग्री पे कांस्टेंट रहेगा, तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक कि पूरा आइस वाटर में, है ना, मेल्ट नहीं कर गया. नाउ the heat energy absorbed in change of phase is not externally manifested by any rise or fall in temperature. It is called the latent heat. Latent heat, when expressed for unit mass of substance, is called specific latent heat. So, latent heat for unit mass is specific latent heat. So, capital L is equal to Q upon M हम लोग करते हैं. So, specific latent heat of a phase is the quantity of heat energy absorbed or liberated by the unit mass of the substance for the change in its phase at a constant temperature. तो अगर हम लोग latent heat को मास से डिवाइड कर दें तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट मिल जाता है. सो लेटेंट हीट व्हेन एक्सप्रेस फॉर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट, वही लिखा हुआ है. और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ फेज इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड बाय द यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस फॉर चेंज इन इट्स फेज. और जो लेटेंट हीट करेंगे, है ना, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट को अगर हम लोग मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को हीट एनर्जी निकल जाता है m इंटू एल. सो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट, SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज जूल पर केजी. ठीक है. नाउ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो आइस के एग्जांपल से हम लोग करते हैं. द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ, the specific latent heat of fusion of ice is the heat energy required to melt unit mass of ice at 0 degree Celsius to water at 0 degree Celsius without any change in temperature. भाई आइस जो 0 डिग्री पे है उसको वाटर में 0 डिग्री में कन्वर्ट करने में, मेल्ट करने में, है ना, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, है ना, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर यूनिट मास को कन्वर्ट करने में, दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक लेटेंट हीट. तो Q बाय M बेसिकली कह रहा है हीट एनर्जी को मास से डिवाइड कर दोगे तो L निकल जाएगा. द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग आइस is the heat energy absorbed when a unit mass of water at 0 degree freezes to ice at 0 degree Celsius without any change in temperature. So for a pure substance, the specific latent heat of freezing is same as the specific latent heat of fusion. तो generally अगर pure substance है, कोई impurity नहीं है, तो freezing के लिए जितना specific latent heat required है, same specific latent heat fusion के समय भी होता है. मतलब कि जब liquid से सॉलिड में कन्वर्ट करना है या सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट करना है, दोनों केस में स्पेसिफिक लेटेंट हीट सेम होता है. For ice, the specific latent heat of fusion is 3,36,000 joule per kg. ठीक है, तो 3.36 into 10 to the power 5 जूल पर kg. कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे 80 कैलोरीज पर ग्राम है CGS यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं. It means that 1 kg of ice, so it means that
1 kg of ice at 0 degree Celsius absorbs 3,36,000 joules of heat energy to convert into water. जूल पर केजी का मतलब है ना, स्पेसिफिक लेटेंट हीट जूल पर केजी का मतलब इतना एनर्जी चाहिए 1 kg ऑफ वाटर को कन्वर्ट करने के लिए, है ना, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए. या फिर 1 gram of ice at 0 degree Celsius absorbs 80 calorie of heat energy to convert into water. तो वो जो 80 कैलोरी पर ग्राम जो वैल्यू दे रखा है उसका मतलब ये हुआ. सो 80 calorie per gram, so amount of heat energy required to convert 1 gram of ice into water, and 3,36,000 joule per kg का मतलब amount of heat energy in joules required to convert 1 kg of ice into water. Now 1 gram of water at 0 degree Celsius has 336 joules heat energy more than 1 gram of ice at 0 degree Celsius. क्योंकि तुमने heat energy दिया, आइस को 336 जूल्स 1 ग्राम को दिया, तब ये कन्वर्ट हुआ वाटर में. तो वाटर के पास इतना 336 जूल्स ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू जब वो आइस में था 0 डिग्री सेल्सियस. उसी तरह वाटर में कैलोरी में बात करें तो 80 कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now, explanation of latent heat of melting on the basis of kinetic model. तो latent heat of melting kinetic model से समझे. When a solid changes into a liquid without any change in temperature, the average kinetic energy of the molecule does not change, but the separation between the molecules on an average increases, right? So this is what happens when heat is being supplied to a solid to convert it into liquid. सॉलिड को जब मेल्ट करना है लिक्विड में, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स वही मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर होते हैं. तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर तक लेके जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, सो दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज बेसिकली द लेटेंट हीट विच वी आर सप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड. तो जो हम एनर्जी दे रहे हैं हीट के फॉर्म में, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज to take the molecules away from each other, right? Now, natural consequences of high specific latent heat of fusion of ice. So अगर हम लोग को इसके natural consequences देखने हैं, जो आइस का जो हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का 3,36,000 जूल्स पर केजी देख रहे थे, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, वो अभी हम देखेंगे. सो पहला अगर हम देखें, स्नो ऑन माउंटेन डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस बिकॉज हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट है. टेम्परेचर चेंज जब करेगा, है ना, मतलब जो विंटर से समर जब आता है, तो उस समय all the ice which is there on the mountain cap does not melt all at once because of the high specific latent heat of fusion of ice. तो धीरे धीरे मेल्ट करेगा क्योंकि amount of energy which is required is huge. So the reason is that ice has high specific latent heat of fusion. It is due to this fact that it changes into water slowly as it gets heat energy from the sun. ठीक है, तो ये जो है it changes into water slowly as it gets heat energy from the sun. If latent heat would have been low, all the snow would have melted in a short time on getting heat from sun, and there would have been flood in rivers. So अगर latent heat low रहा होता तो सारा snow, all snow would have melted in short time on getting heat from sun, right? And there would have been flood in the rivers. Now, in cold countries, तो ये पहला नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है हाई लेटेंट हीट का. ठीक. नाउ सेकंड है, इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स डज नॉट फ्रीज ऑल एट वंस, राइट? सो बेसिकली क्या है, बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ज्यादा है, तो इसके वजह से क्या होता है कि सारा जो वाटर है लेक्स में एक साथ वो फ्रीज नहीं करेगा. ठीक है, सो
The reason is that the specific latent heat of fusion of ice is sufficiently high, right? 336 joules per gram. Okay. So water in lakes and ponds will have to liberate a large quantity of heat to the surrounding before freezing. The layer of ice formed over the water surface, being a poor conductor of heat, will also prevent the loss of heat from the water of lake. So hence, it does not freeze all at once. So because of high latent heat of fusion of ice, the layer of ice is formed on the water surface, and because ice is a poor conductor of heat, it will prevent the loss of heat from the water of lake, and hence, all the water in the lake do not freeze all at once. Now, third natural consequence is drinks gets cooled more quickly by adding pieces of ice than the ice cold water at 0 डिग्री सेल्सियस. आइस डालने से कोई भी ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है या जो भी ड्रिंक है, वो बहुत जल्दी कूल होता है, कूल डाउन होता है, ठंडा होता है. इसीलिए क्योंकि आइस मेल्ट करने के लिए इट विल एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द water. So that's why it will make water cooler. So this is because 1 gram of ice at 0 degree Celsius takes 336 joules of heat energy from the drink to melt into water. तो 1 ग्राम ऑफ आइस 336 जूल्स लेगा. कहाँ से लेगा? वाटर से लेगा. तो वाटर से जब वो 336 जूल हीट एनर्जी लेगा तो वाटर क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, बिकॉज उससे हीट एनर्जी हमने निकाल लिया. Thus, the drink liberates an additional 336 joules of heat energy to 1 gram ice at 0 degree Celsius than to 1 gram ice cold water. तो ice cold water यूज करने से अच्छा है कि 336 जूल्स इसको हम लोग इसको यूज करें, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस को यूज करें तो वो 336 जूल्स ज्यादा हीट एनर्जी लेगा. Fourth one is when ice in a frozen lake starts melting, its surrounding becomes very cold, right? So when ice in a frozen lake, this starts melting, its surrounding becomes very cold. The reason is that quite a large amount of heat energy is required for melting. Okay? So the reason is that quite a large amount of heat energy is required for melting the frozen lake, which is absorbed from the surrounding atmosphere. As a reason, the temperature of the surrounding falls and it becomes very cold. तो जब फ्रोजन लेक मेल्ट करना शुरू करता है ना, जब विंटर्स जाना शुरू करता है ना, तब उस समय सराउंडिंग ज्यादा कोल्ड हो जाता है. दैट इज बिकॉज जब फ्रोजन लेक मेल्ट करेगा तो आसपास के सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उससे जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा ठंडा हो जाता है. नाउ इट इज जनरली मोर कोल्ड आफ्टर अ हेल स्टॉर्म देन ड्यूरिंग और आफ्टर द हेल स्टॉर्म. तो यही हम लोग बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले इस प्रीवियस इसमें. द रीजन इज दैट आफ्टर द हेल स्टॉर्म ice absorbs the heat energy required for its melting from the surroundings. So the surroundings fall further, the temperature of surroundings fall further. Right? So the temperature of the surroundings fall further down and we feel more cold. ठीक है ना. तो बिकॉज जब हेल स्टॉर्म होगा तो जो आइस गिरेगा वो आइस जब ये मेल्ट करेगा तो वो क्या करेगा, आसपास के एनवायरनमेंट से ज्यादा जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करेगा. तो इसीलिए हेल स्टॉर्म के बाद ठंड ज्यादा होती है. हेल स्टॉर्म के दौरान कम ठंड होती है, बाद में ठंड ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है एनवायरनमेंट से. ठीक है. क्लियर है बच्चों?
Yes, sir. एक मिनट बच्चों, गिव मी वन. We'll do the questions. Okay, just give me a moment's time. सो हम लोग पहला वाला तो एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स वगैरह कर लिया था हमने पिछली क्लास में. आज हम लोग सेकंड वाले एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल. सो सबसे पहले तो सर आई थिंक इसके न्यूमेरिकल्स कट गए. अरे सर आई एम नॉट श्योर. यस सर, सर मैंने भी देखा था रिड्यूस स्कोप में इसमें न्यूमेरिकल्स अलग से लिखा हुआ था, बट फर्दर रिड्यूस में इसके न्यूमेरिकल्स नहीं लिखे हुए. एक सेकंड, तो फिर 1 मिनट खोल के देख, 1 मिनट दो, है ना. सो जैसे ये क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, कह रहा है टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ वाटर at 40 degree Celsius is lowered to 0 degree Celsius by adding ice to it. तो हमारे पास वाटर है, M1 is equal to 300 ग्राम, और इसका जो टेम्परेचर है T1 is equal to 40 डिग्री सेल्सियस. इसको हम लोअर कर रहे हैं, T is equal to 0 डिग्री सेल्सियस, by adding ice to it. Find the mass of ice added if specific heat capacity of water is 4. So मान लो मास ऑफ आइस एडेड इज m. इसको इसमें हमने डाला आइस को, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे था. तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय आइस एंड हीट एनर्जी जो लिबरेटेड बाय वाटर, सो हीट बोथ विल बी इक्वल. तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड by ice to melt is equal to heat energy liberated by water to cool down. So heat energy absorbed by ice to melt, मान लो ice आपने m रखा हुआ है, so this is m into L is equal to m1, okay,
m1c delta T. So अब जो मास हम लोग को निकालना है, लेटेंट हीट 336 जूल्स पर ग्राम हो गया, इज इक्वल टू मास ये 300 ग्राम दे रखा है, सी जो है 4.2 है, और डेल्टा टी हम देखेंगे तो 40 हो गया. सो mass m is equal to 300 into 4.2 into 40 divided by 336. ये कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोग 300 into 4.2 into 40 divided by 336. So this is 150 gram. So the amount of ice required is 150 gram. Clear है? So this is the basic concept basically. So let's do one more question, 9th one. अब यहाँ पे क्या है कि 1 kilogram of ice at minus 10 degree Celsius is heated at a constant rate until the whole of it vaporizes. तो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से क्या क्या कन्वर्जन हुआ होगा? पहले माइनस 10 डिग्री सेल्सियस आइस से ये कन्वर्ट हुआ होगा 0 डिग्री आइस तक, 0 डिग्री आइस से फिर ये कन्वर्ट हुआ होगा 0 डिग्री वाटर पे, मेल्ट हुआ होगा. उसके बाद 0 डिग्री वाटर से ये पहुंच गया होगा, और हीट करेंगे 100 डिग्री वाटर तक गया, 100 डिग्री वाटर से और ज़्यादा हीट करेंगे तो वो 100 डिग्री वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर, ये लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है. ठीक है, और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगेगा क्योंकि वेपर लग रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. अब देखो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस, तो उसके लिए हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का चाहिए, ये वाला कौन. तो टोटल हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, सो टोटल हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मास जो 1 kg है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू डेल्टा T1 प्लस उसके बाद m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना. फिर हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, फिर वाटर को हीट करेंगे तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस था यहाँ पे, मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा T2, 100 डिग्री सेल्सियस से हीट किया. उसके बाद फिर m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिससे कि ये पूरा वाटर जो है कन्वर्ट हो गया वेपर में. तो इन सारे का सम मिला के टोटल हीट रिक्वायर्ड है. मास जो है 1 kg है, यहाँ पे सारे वैल्यूज kg पर केल्विन में दिया हुआ है, तो 1 इंटू 2.1 इंटू 10 to the power 3 इंटू डेल्टा T1 माइनस 10 से 0, मतलब 10 डिग्री का राइज, प्लस 1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 336 इंटू 10 to the power 3, 336 इंटू 10 to the power 3 हो गया, प्लस 1 इंटू 4.2 इंटू 10 to the power 3 इंटू 100, प्लस 1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है. So this is specific latent heat of
steam. तो यहाँ पे दे रखा है 2268 इंटू 10 टू द पावर 3. बस इन सबको ऐड कर लेंगे. 2.1 इंटू 10 है 21 प्लस 336 प्लस 420 प्लस 2268 इंटू 10 टू द पावर 3. ये सब ऐड कर लेंगे. 21 प्लस 336 प्लस 420 प्लस 2268 3045 हो गया. So this is 3045 into 10 to the power 3 joules or 3045 kilojoules. So this is the heat energy which is required. So now what we'll do, ये तो चैप्टर तो खत्म हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ जो तुम लोग करो, और वो मतलब फर्स्ट पार्ट से, सेकंड पार्ट वाले नहीं देंगे, ये आइस वाला नहीं देंगे. ये सब समझ गए ना? आई रिमूव ऑल्सो इसमें से आइस वाला ना, जिससे कि पहला वाला कर सकते हो तुम. फर्स्ट वाला अटेम्प्ट करो. सर आप ग्रुप पे भी डालेंगे ना? हाँ, अभी हम डाल देंगे ना. पूरा पढ़ाया नहीं था इसलिए पिछले क्लास में नहीं डाला था. ओके सर. इस क्लास में ये जो नोट्स हैं पूरे सेकंड वाले, वो नोट्स और ये जो असाइनमेंट्स हैं ये भी डाल देंगे. तो तुम अभी क्वेश्चन लिखने, मतलब क्वेश्चन नंबर लिख लो, है ना, और क्वेश्चन बनाओ. फर्स्ट वाला करना है पहले. सेकंड भी कर सकते हैं. थर्ड भी कर सकते हैं. फोर्थ भी कर सकते हैं. Fifth also can be done. Sixth can also be done. ये सातों क्वेश्चन कर सकते हैं. करना शुरू कीजिए. तुम लोगों ने थ्योरी पहले वाले का किया? पहले वाले पोर्शन का जो थ्योरी क्वेश्चंस था, जी बालकों, 11A किया? Yes, sir. यस सर. तो मुझे तो सभी ने तो भेजा नहीं है अभी तक. सर मैंने सेंड कर दिया था. तुम्हारा आया था. मैंने कल मैथ्स का काम भेज दिया था, आज मैं वो भेज दूंगा थ्योरी क्वेश्चंस. ठीक है. So question 4 incomplete नहीं है, उसमें final temperature नहीं दिया. Poured into a vessel containing 50 grams of water, 20 degrees. Let the thermal
फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ होना चाहिए, फोर्स वाला छोड़ दो। नेक्स्ट जो क्लास है ना, उसमें हम तुम्हारी रेडियो एक्टिविटी की टेस्ट लेंगे, ठीक है? सर फ्राइडे को मतलब? हाँ, फ्राइडे, ठीक है। यस। नोट्स तो तुमको रेडियो एक्टिविटी का मिल गया है। रेडियो एक्टिविटी नोट्स मैंने भेज रखा है आप लोग।
हो गए सारे? कितने हुए? 5 हो गए? सर 6th पे हूँ।
सर हमें क्वेश्चन 7 करना है। नहीं, आई 7th वाला नहीं करना, इसमें भी आइस का लेटेंट हीट वाला बस। 6 तक कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ये असाइनमेंट 2 को फिर से एक बार रिव्यू कर लूंगा और फिर तुम्हें अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? फिर तुम लोग इसमें से कर लेना क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों? यस सर।